Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 14 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको एफडीआई और एफपीआई के बारे में बताया था और हमने बुक से रीडिंग नहीं की थी, मतलब ये वाला जो टॉपिक है हमने बुक से रीड नहीं किया था, बट हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको एफएफआई के बारे में बताऊंगा, एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा, क्यूएफआई और आरएफपीआई, इन सब के बारे में बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको हम ना 5 मिनट लाके रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब उसकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी ना तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएंगे। वैसे तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ मेरी सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, बट स्टिल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर है तो उससे दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा पुरानी क्लास का बैकअप दे देता हूँ, तो ये टॉपिक्स आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने अपनी पुरानी क्लास के अंदर क्या किया था, हमने पढ़ा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है आप इसे किस तरीके से कर सकते हो। तो हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप से होती है, या तो हम दूसरी कंट्री में पैसा लगाएं या दूसरी कंट्री का कोई पर्सन आके हमारे यहाँ पर पैसा लगाए। तो अभी हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि दूसरी कंट्री का कोई पर्सन या दूसरी कंट्री का कोई भी कंपनी हमारी इंडिया में पैसा लाकर लगाना चाहती हो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप से होती है, एक आपका एफडीआई होता है और एक आपका एफपीआई होता है। अगर कोई बाहर का बंदा या बाहर की कोई कंपनी हमारी इंडिया में 10% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग लेना चाहती है, इट मींस कि कहीं ना कहीं वो हमारी कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट और ऑनरशिप के ऊपर हाथ मारना चाहता है। तो ऐसे में उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं रिपीट करूं पॉइंट को दोबारा से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब बाहर की कंपनी या बाहर का इन्वेस्टर अगर हमारी इंडिया में आके 10% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग ले लेता है, जिसमें उसे कंट्रोल और ऑनरशिप मिल जाती है उतनी पैटर्न की जितना उसने पैसा लगाया है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि दूसरी तरफ जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर बात ये उठती है कि जब कोई फॉरेनर या फॉरेन कंपनी इंडिया में 10% से कम की होल्डिंग में पैसा लगाता है, उसका मेन काम सिर्फ पैसे से पैसा बनाना यानी प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे मैनेजमेंट, कंट्रोल और ऑनरशिप से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से वो स्टेक होल्डिंग 10% से कम की लेता है। इस कंसेप्ट को होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई दोनों एक इन्वेस्टमेंट के रूप है, बस पर्पस क्या है, मोर देन 10% होते ही एफडीआई बन जाएगा और लेस देन 10% होते ही वो एफपीआई बन जाएगा। क्योंकि एफपीआई के अंदर आपको ऑनरशिप, स्टेक होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं मिलती, सिर्फ हाँ आपको डिविडेंड मिलेगा, जो बेनिफिट्स, बोनस शेयर या जो भी कोई होता है वो सारी चीजें मिलेंगी, बट आपको ऑनरशिप राइट यहाँ पर नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप अपने पैसे को आज लगाओ, कल स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा निकाल भी सकते हो। लेकिन एफडीआई में जो आपने पैसा लगाया इतनी आसानी से आप उसे बेच नहीं सकते हो, यानी एफडीआई आपका लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा और एफपीआई आपका शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। एफडीआई के अंदर हम एक कैप लेकर चलते हैं जिसमें 26% अगर आप पैसा लगाते हो, मतलब बाहर की कंपनी हमारी कंपनियों के अंदर 26% की स्टेक होल्डिंग ले ले तो उसको माइनॉरिटी स्टेक बोलते हैं, 49% को मॉडरेट बोलते हैं और 51% को मेजोरिटी बोलते हैं, क्योंकि 100 में से 51% उनके हाथों में चला गया तो मेजोरिटी होल्डिंग उनके हाथ में चलेगी। 74% का मतलब है कि अभी 75% यानी 3/4 होल्डिंग हमने उन्हें नहीं दी है और 100% करते वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एफडीआई जो होती है वो कुछ जगहों पर तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और कुछ जगहों पर परमिटेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। पढ़ते हैं एक बार, क्या सर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके प्रोहिबिटेड सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और कौन कौन से वो प्रोहिबिटेड एरिया मैं आपको बता दूं, लॉटरी बिजनेस। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में लॉटरी बिजनेस खोलना चाहती है या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। हम तो इंडिया वालों को भी रोकते हैं तो बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी और एटॉमिक एनर्जी, जो बम बारूद वगैरह बनाते हैं ना, उनके अंदर आप अपने एफडीआई नहीं ला सकते हो, क्योंकि बम बारूद का मतलब है तुम्हें हमारी जो सीक्रेट सॉवरेनिटी वगैरह चीजें हैं वो तुम्हें पता चल जाएंगी। इस वजह से इन जगहों पर हम इंडियंस लोग काफी हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जिन जिन लोगों ने हमारी पूरी सीरीज को फॉलो अप किया है तो याद होगा चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया के अंदर मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में आपको बैंकिंग की मैंने पूरी नॉलेज दी थी और उसमें मैंने आपको चिट फंड और निधि कंपनी दोनों के बारे में बताया था। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो मेरे लॉयल स्टूडेंट हैं जो करेक्ट आंसर इसका देंगे। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे कि निधि कंपनी क्या होती
होती है और चिट फंड कंपनी क्या होती है, दोनों चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। जिनको कमेंट नहीं देना कोई बात नहीं दोस्तों, मत दो, लेकिन जो लोग चाहते हैं लाइफ में कुछ करना तो वो लोग बिल्कुल कमेंट देंगे, बाकी नहीं करने वालों से भी कोई दिक्कत नहीं, दिल में मेरे उतनी ही जगह रहेगी जितनी बाकी लोगों की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं परमिटेड सेक्टर की, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें आपको परमिशन है कि आप एफडीआई कर सकते हो। पहला है आपका ऑटोमेटिक रूट, जिसके अंदर आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से, आप आओ अपना पैसा लगाओ, लेकिन हाँ ये है कि जब पैसा लगाओगे तो गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दो कि हाँ भाई हमने पैसा लगाया, बस। गवर्नमेंट आपको मना नहीं करेगी ना, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी है, बस ये कि इन्फॉर्म कर दो, बाकी और कुछ जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब 100% आप एफडीआई यहाँ पर लगा सकते हो। कौन कौन सी? ई कॉमर्स एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग एक्टिविटी और एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। ई कॉमर्स के अंदर जब हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट आए तो इसकी वजह से पता है क्या हुआ, इंडिया के अंदर मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर एंटर हुई जिन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर को कैप्चर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, ऑटोमेटिक रूट था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप बिल्कुल आ सकते हो, और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर आप कोई कंपनी में एफडीआई करना चाहते हो, यस मोस्ट वेलकम है, पधारो हमारे देश, बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। अब क्या है गवर्नमेंट रूट, अब गवर्नमेंट रूट के अंदर ये होता है कि अगर आपका मन करता है पैसा लगाने का इंडिया में, तो आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। देखना मैं बोल रहा हूँ कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा प्रोहिबिटेड है, मना नहीं है, बस ये कि गवर्नमेंट देखेगी कि आप उस लायक हो या नहीं हो, अगर नहीं होगे तो वो आपको अप्रूवल नहीं देगी, और अगर लायक होगी तो बिल्कुल आपको अप्रूवल दे देगी। तो आपको इस केस में ऑटोमेटिक में के केस में गवर्नमेंट से नहीं पूछना, प्रोहिबिटेड में तो पूछोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट रूट में आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके अंदर एफडीआई कर सकते हो। जिसके अंदर आपका क्या आता है, माइनिंग, अगर आप किसी माइनिंग के काम में आना चाहते हो इंडिया के अंदर, आप सोने कोयला इनकी खदानें खोदना चाहते हो, तो ऐसे में आपको एफडीआई लगाने से पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट आपको परमिट जारी करेगी, तो ही आप एफडीआई यहाँ पर कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट हो गया, अब फूड प्रोडक्ट में एफडीआई में गवर्नमेंट रूट क्यों रखा गया, क्योंकि हो सकता है फूड प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स का यूज करो जो कि इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। लेट सपोज मैकडोनल्ड आके इंडिया के अंदर काउ बीफ का यूज करती है अपने बर्गर्स के अंदर, नॉनवेज बर्गर्स के अंदर, क्या ये अलाउ है? द आंसर इज नो, क्योंकि गाय हमारी माता एक पवित्र माना जाता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे में उन जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप पहले हमें बताओ, फिर हम आपका देखेंगे जो स्टार्टअप है आपका वो किस टाइप का है, किस तरह के आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंडिया में बेचना चाहते हो। देखो मना नहीं किया, बट आप पहले हमसे परमिशन लो, ठीक है। तीसरी चीज है डिफेंस। अच्छा डिफेंस के अंदर 49% तक तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 49% से ज्यादा अगर आप होल्डिंग लगाना चाहते हो तो गवर्नमेंट से पूछ लो। देखो डिफेंस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आने से मना है, देखो एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस दोनों में बहुत फर्क है। एटॉमिक एनर्जी का मतलब होता है बम, डिफेंस का मतलब बम नहीं होता, डिफेंस का मतलब डिफेंस इक्विपमेंट से होता है, जैसे शोल्डर्स के लिए जैकेट बनाना, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना, उनके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना, उनके लिए शूज बनाना, इस टाइप के मॉडल्स बनाना जिनसे उनको ट्रेनिंग में हेल्प मिले और ऑन द जॉब उनको फायदा पहुंचे। तो जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर 49% तक तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर आप एफडीआई 49% से ज्यादा करना चाहते हो सो यू नीड टू प्रायर अप्रूवल, ठीक है। फिर है टेक्निकल मशीनरीज वगैरह, प्रिंटिंग हो गया, प्रिंटिंग प्रेस मतलब कोई अखबार वगैरह छापने, प्रिंट मीडिया का आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, फर्स्ट यू नीड टू टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और बैंकिंग, अगर आप 49% से ज्यादा स्टेक होल्डिंग देना चाहते हो किसी भी बैंक की तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, सर यही फाइनल है? नहीं नहीं, इसमें कई सारी लिस्ट है, बट मैंने तो आपको मोटा मोटी ये लिस्ट बना के दी है, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज और ज्यादा इनहांस हो जाए। तो आई होप ये लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एफडीआई और एफपीआई पढ़ा था ये आपको क्लियर हो गया। दोस्तों आप जितना अच्छे से इसको पढ़ लोगे बुक से, जब आप रीडिंग लाइन को एक एक लाइन समझ आएगी, ये वादा है मेरा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेनर है, ध्यान से सुना, इस वाला ये वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे बुक के अंदर, ठीक है, तब आप मुझसे मत पूछ लेना कुछ भी, इसलिए मैं आपका बेस अभी से बना के चल रहा हूँ। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है खासतौर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो भाई साहब खुला मना है, मतलब बिल्कुल मना है, कोई भी फॉरेनर इस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा नहीं लगा सकता डायरेक्ट रूट से। उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक सिग्नेटरी अथॉरिटी अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये सिग्नेटरी अथॉरिटी भारत के अंदर दो है, QFI और FII। क्या मतलब होता है इनका, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दोनों अलग अलग हैं लेकिन बच्चे लोग इसको सेम समझ बैठते हैं। जब भी मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में बच्चों से पूछता हूँ ना तो वो इनका आंसर दोनों को बिल्कुल सेम देते हैं और बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन वो चेंज से काम नहीं चलेगा। यार तुम लोग प्रोफेशनल लोग हो, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले मैं आपको बताता हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये कौन होता है। देखो क्या होता है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो उससे सबसे पहले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना पड़ेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता होगा, क्योंकि देखो आप मतलब बाहर का फॉरेनर उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उस कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा उसको पकड़ना आसान काम है। तो आपको अगर शेयर खरीदना है, हमने फिरंगी को बोला अगर आप हमारी इंडिया की कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो या पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना रिप्रेजेंटेटिव लेकर आओ। वो कौन
कौन होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो कि सेबी के अंदर और हर कंट्री के अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। कल को अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, कोई मिसलीडिंग, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसे केस में आपको पकड़ना मुश्किल है, बट हम आपके बिहाफ पे किसको पकड़ लेंगे, एफआईआई को पकड़ लेंगे। तो एफआईआई अपने जितने भी कस्टमर्स होंगे उनका क्या करा है, बकायदा पूरा केवाईसी वगैरह करके रखा है, जिससे कि कस्टमर भी पकड़ में आ जाए। तो इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरी तरफ होता है क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा, इनको बकायदा एक जगह से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। जब वो सर्टिफिकेशन इनको मिल जाता है, तो अब हम इसको एफआईआई से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्यूएफआई के अंदर। मतलब आप समझ सकते हो, ये जूनियर है, ये उसका सीनियर है, जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, और इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, ग्रुप है पूरा यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट दोनों का काम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इनका काम क्या होता है कि फॉरनर्स के बिहाफ पे ये इंडिया में पैसे लगाते हैं। यानी अगर ये फॉरनर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, तो इनको पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और ये खरीदेंगे इंडिया के शेयर और बाद में इसको दे देंगे। फॉरनर डायरेक्टली इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था एफडीआई से होस्ट कंट्री और होम कंट्री को क्या फायदे क्या नुकसान है, ये मैं डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि आज की क्लास में हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, ये हम लास्ट क्लास में अपना पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी पहले 11 मिनट पूरी रिवीजन लगाई अपनी लास्ट क्लास की, क्योंकि रिवीजन लगाना जरूरी था। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी आपके सामने टिके हैं, तो आपको देखना एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो नहीं भी समझ तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चारों टॉपिक। सबसे पहले उठाएंगे फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए ये रहा फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया ने जो अपना कैपिटल मार्केट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, इसको कब ओपन किया, 1994 में। यानी यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया ने सबसे पहले एफडीआई का जो कॉन्सेप्ट है या एफआईआई का कॉन्सेप्ट है वो कब स्टार्ट किया था, 1994 में किया था। तो मैं इसी नोट्स पे लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसका आपको पीडीएफ फाइल बना के दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे हैंड करके लिख रहा हूँ, स्टार्ट्स इन 1994। याद है जब हमारे 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, तो एकदम से एफडीआई थोड़ी करने लगे, थोड़ा सा हम ही चीज को समझेंगे ना, तो हमें 3 साल लगभग समझने लगे। तब हमने जाके 1994 में हमने अपने दरवाजे खोल दिए कि अगर कोई फॉरनर फिरंगी पैसा इंडिया में लगाना चाहता है, यस मोस्ट वेलकम है, पधारो हमारे देश। तो वही लिखा हुआ है कि इंडिया ने अपने जो दरवाजे कैपिटल मार्केट के, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई मैं आपको बता चुका हूं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इनके लिए दरवाजे कब खुला, 1994 के अंदर। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सेबी के अंदर 9136 फर्म्स क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो कि एफडीआई का काम करती है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ये स्टार्ट यहाँ पर हुआ था, और आज की डेट में एट प्रेजेंट 9134 जो है यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर, जो कि एफडीआई और एफआईआई में काम करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। इसके बाद अच्छा 34 लिख दिया, इसको 36 कर देना, ये गलती से यहाँ 34 लिख दिया मैंने, ये 36 है। ठीक है, चलिए वैसे इतना डेटा आपको नहीं याद करना, ईयर याद करना 1994, बट मैं नोट्स में से ले रहा हूँ, जिससे कि कल को जब मैं आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ फाइल दूंगा ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको हर चीज उसमें मिल जाए। इस वजह से आगे इसमें लिखा हुआ है कि आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा अगर डाइवर्जन देखने को मिलता है तो वो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मिलता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं तो आंसर दूंगा ही दूंगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आखिर हमें एफडीआई की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर एफपीआई की जरूरत क्यों पड़ी। हमने इतना तामझाम पढ़ा, लास्ट क्लास में भी पढ़ा और अभी रिवीजन भी की, तो आप में से किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा ही नहीं लास्ट क्लास वाली वीडियो के लिए कि सर एफडीआई और एफपीआई की हमें जरूरत क्यों, क्या इंडिया के इन्वेस्टर कम पड़ गए, क्या हमारे पास रतन टाटा जैसे लोग कम पड़ गए। द आंसर इज नो, बहुत से लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए राजी हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारी इंडिया के अंदर जब बीओपी क्राइसिस आई थी 1981 में, तो हमने एक रीजन देखा। वो रीजन ये था कि फॉरेन पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है, जिसके से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम पड़ गया है। तो फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। जब तक बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगी तब तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा नहीं। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए हमने बाहर की कंपनियों को अलाउ किया कि वो इंडिया के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे, फिर हम उसको इंडिया में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो किस में आएगा, इंडिया में आएगा। जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, ब्रिटिश जापानीज युआन, जापानीज येन और चाइनीज युआन या रेमंगडी, तो ये सारी जो करेंसीज हैं ये इंडिया में आएंगी, जिससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। कल को अगर इंडिया उनसे कोई माल खरीदती है तो उसके बदले वो फॉरेक्स रिजर्व यूज कर सकती है। और याद रखना, जिस कंट्री पर जितना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता है वो कंट्री उतनी ही ज्यादा अच्छी मानती है। कल को अगर उसे दूसरी कंट्री से फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़े तो उस केस में वो गुड्स ले सकता है और बदले में उनकी करेंसी दे सकता है। सोच के देखो, अगर हमारे पास डॉलर ना हो, क्या हम अमेरिका से कोई चीज बाय कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि वो तो यूएस डॉलर मांगेगी जो हमारे पास है नहीं। तो ऐसे फॉरेक्स रिजर्व होना हमारे बहुत जरूरी है। फॉरेक्स रिजर्व के लिए सबसे बड़ा अगर खजांची है तो वो कौन है? फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट।
बोलो बात समझ आई। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दिया हुआ है। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लिख कर दो, ठीक है। हाँ, अगर मेरे बोलने के बाद भी अगर आप लिखोगे तो आपकी इससे हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लिखना समझ जाओगे और चीजें लर्न हो जाएंगी। तो आप फिर भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 12.51 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई के थ्रू। 2002 से लेकर 2018 तक का ये डेटा देखा गया, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई यहाँ पर मिला। कहा जाता है अगर इंडिया को प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डेवलप करना है तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा। आपको जो मैंने सेबी के फंक्शन पढ़ाए थे तो उसमें एक फंक्शन पढ़ाया था, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है जो सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता है। प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आ जाती है, सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आती है। इनको पूरा देखभाल कौन करता है? हमारा सिक्योरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सेबी का गठन कब हुआ था। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देगा। दोस्तों, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, और उससे कहीं ज्यादा आपको खुद को फील होगा कि हाँ आपको आंसर्स आते हैं और देखो आप इनके आंसर्स दे पा रहे हो। नहीं भी हो तो कहीं से देख कर आंसर दो, जिससे लिखने की आपकी जो प्रैक्टिस है उससे आपको चीजें याद हो जाए, याद रखना, ठीक है। चलो देख, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम हेज फंड की बात करें, हमारे यहाँ पर कौन कौन से मेनली इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हेज फंड हो गया, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हो गया, सोवरेन वेल्थ फंड हो गया, पेंशन फंड, ट्रस्ट, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एंडोवमेंट, यूनिवर्सिटी फंड्स। ये सारे के सारे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडिया में क्या करते हैं? निवेश करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई और सेबी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस निकालेगी। देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इन्वेस्टर बाहर का आएगा और हमें लालच होगा कि भाई फॉरेन करेंसी ला रहे हैं और हम बिना किसी इंक्वायरी के उसको शेयर्स वगैरह दे दें, ऐसा नहीं होता। बाकायदा हमने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरी गाइडलाइंस बनाई है। अगर वो उनको फुलफिल करेगा तो ही हम उसको अलाउ करेंगे एफडीआई के अंदर, अदरवाइज हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो पढ़ते वो कौन कौन से रूल है। सबसे पहला है डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज अलाउड। याद रखना, सबसे पहली बात तो ये बोला है कि अगर कोई बाहर की ओवरसीज का मतलब बाहर की कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, यस बिल्कुल अलाउ है, वो कर सकती है। याद रखना, क्यूएफआई और एफआईआई के थ्रू। लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या लिखा, आपको नो योर कस्टमर क्लाइंट, मतलब केवाईसी हर व्यक्ति की करनी पड़ेगी। आप जानते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इनको क्या बोला जाता है कि आपको हर व्यक्ति की क्या करानी पड़ेगी? केवाईसी, ताकि कल को अगर वो कोई फ्रॉड करे तो हम उसके बारे में जानकारी ले पाए। नंबर 3, फॉरेन एंटिटीज को अलाउड है पार्टिसिपेट करना कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर। देखो, मैंने आपको बताया था दो टाइप की डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे, स्टॉक मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट। स्टॉक मार्केट में शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह की खरीद बेच की जाती है, और कॉमोडिटी मार्केट के अंदर याद है वो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीद बेच की जाती है। तो एफडीआई सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि कॉमोडिटी डेरिवेटिव है, कॉमोडिटी मार्केट के अंदर भी अलाउ है, ठीक है। एनआरआई जो होते हैं वो पूरी तरह से अलाउ है इन्वेस्ट करने के लिए एफपीआई रूट के थ्रू। अच्छा, एफपीआई जब भी सुना करो ना, हमेशा दिमाग में एक चीज दौड़नी चाहिए, 10% से कम। और जैसे मैं एफडीआई बोलूँ समझ जाएगा वो 10% से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ द टाइम लाइनर द पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी रिड्यूस 6 days फ्रॉम 12 days। पहले क्या होता था कि जो पब्लिक इशू होता था बाहर की कंपनियों के लिए, बाहर की देशवासियों के लिए, उसमें 12 दिन का प्रोसीजर लग जाता था। लेकिन अब इस प्रोसीजर को घटा के हमने 6 दिन कर दिया। लेकिन आने वाले टाइम में ये प्रोसीजर और भी तेज होकर 2 से 3 दिन होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर। एफपीआई अलाउ है अप टू 25% कैटेगरी 3। अभी आपको ना कैटेगरी 3 वाला पॉइंट नहीं समझ आएगा। अभी मैं आपको बताऊं कैटेगरी 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज आती है सब बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है एफपीआई जो है वो अलाउ कर दिया इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, देखो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अभी 31 अगस्त को एक न्यूज आई थी कि नोएडा के अंदर, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ा टावर बन रहा है। 40 मंजिला वो टावर है, और उस 40 मंजिला टावर को गिराया जाएगा अगले 3 महीने के अंदर, डिमोलिश किया जाएगा। जबकि वो बनके तैयार नहीं हो पाता, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था लेकिन उसके फिनिशिंग वर्क का काम अभी बाकी था। लेकिन उसको पूरा 40 मंजिले, 2-2 टावर थे, उनको गिराया जाएगा। क्यों गिराएगा? क्योंकि उन्होंने कुछ जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया। दोनों टावर आपस में चिपके हुए थे, इसके चलते उन्होंने क्या किया, उसको गिराने की बात बोली गई, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल क्यों दिया। देखो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और बाद में क्या हुआ कि उसको गिराने की बात बोली गई, तो अब क्या होगा, उसका पैसा डूब गया। जिसने भी वो बनाया होगा वो टावर, उसका तो पैसा क्या हो गया, पूरी तरह से डूब गया। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहे तो अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। याद रखना, सेफ्टी नॉर्म्स इंडिया के जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी से टावर बना लिया और दोनों टावर इतने चिपके हुए हैं कि हवा वगैरह नहीं आ रही है, वेंटिलेशन नहीं आ रहा है, बगल में जो छोटे छोटे मकान जो 10-10 मंजिल के बने उनको उससे दिक्कत हो रही है। तो इस बात को लेकर उसको गिराने की बात बोली गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि देखो, अब इंडिया वाले तो डर जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट
करेंगे नहीं कुछ ऐसा वैसा। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया गया कि आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो जाए। बोलो क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊं जो जिस टावर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ? चलो मैं आपको उसकी ना फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको नजर आएगा। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो टावर। ये नोएडा के अंदर ये 2 टावर है। ये बगल में ना ये 10-10 मंजिला इमारत है, ये सारी की सारी बगल में जो है ये 10-10 मंजिला की इमारत है। ये 40 फ्लोर की मंजिल है, 4 टाइम्स बड़ी है। इन दोनों को गिरा, अब देख लो इतना सब कुछ बना दिया, कितने करोड़ रुपए इसमें लग गए होंगे और कितने सारे फ्लैट्स है इसके अंदर। अब कहा गया जिन्होंने इसमें बुकिंग की थी उनको उनका पैसा वापस कर दो, ये भी कहा गया उनको उनका पैसा वापस कर दो। और ये देखो ये नोएडा के अंदर बनी हुई है। आप ये देखो, ये सारी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये वही है, मतलब उसके अलग अलग एंगल से फोटो ली गई है। नोएडा के अंदर है। ये दोनों टावर गिराने की बात बोली गई और अगले 3 महीने के अंदर, यानी आपके नवंबर तक, दिवाली से पहले इसको निपटा देना है, पूरा गिरा देना है। आप सोच के देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कितना ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई फॉरनर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट के अंदर, यस मोस्ट वेलकम है, आप बनाओ हम गिराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जस्ट ये तो चलो ये केस चला था, अगल बगल के बिल्डिंग वालों ने केस कर दिया था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हमारे बगल में बन रही है, वेंटिलेशन कैसे होगा। और दोनों बिल्डिंग चिपकी हुई थी। कहा जाता है कि दोनों बिल्डिंग के बीच में जब 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो 15 मीटर का फासला होना चाहिए, जबकि इसके अंदर 9 मीटर का फासला है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसके चलते गिराया गया इसे, ठीक है, गिराया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरनर, यस मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफपीआई को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी अंदर डिवाइड किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनना एक एक करके। देखो कैटेगरी 1 के अंदर बोला है कि गवर्नमेंट एंटिटीज और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के, वो सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे इन कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बात ये है कि एफपीआई के अंदर, मैं आपको इसको लिख कर दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने आपको बोला कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, एफपीआई के अंदर, हमने इसके क्या किए हैं, कुछ कैटेगरीज बनाए हैं, कैटेगरीज बनाए। इस कैटेगरी को हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के अंदर क्या बोला गया, कैटेगरी 1 के अंदर ये बोला गया इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किसके द्वारा की जाएगी। सबसे पहली बात है वो गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा की जाएगी, गवर्नमेंट एंटिटीज कह लो या इंस्टीट्यूशन कह लो, ठीक है। और किसके बिहाफ पे करेगी, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के बिहाफ पे करेगी, यानी इसमें और कोई पैसा नहीं लगा सकता। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ कौन लगेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और आरबीआई, मतलब आरबीआई के बिहाफ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लगेगी। दूसरा हमने क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैटेगरी 2, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स लगा सकती हैं या म्यूचुअल फंड बैंक जो कंपनीज होती है वो लगा सकती हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करने वाला उसका ओरिजिन इंडिया के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या, सेकंड कैटेगरी के अंदर बोला गया आप एफपीआई करना चाहते हो तो अगर आप चाहो तो एफपीआई किसमें कर सकते हो, आप इंडिया के फाइनेंशियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कर सकते हो, और साथ में जो हमारा म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या बोला गया कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डू नॉट फाइल अदर अबव, मतलब जो 1 में और 2 में जो कवर नहीं हुए, नॉट कवर्ड, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इनकी 3 कैटेगरी बनाई हुई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे थोड़े चांसेस कम है बट स्टिल मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्लीज इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट किया, अभी क्लास नहीं खत्म हुई, अभी आप सोचो क्लास खत्म हो गई है, अभी सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट खत्म किया है, दैट इज फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो हम इस पर टिक कर देते हैं जिससे आपको पता चलता रहे कि हमने कितने बजे कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम आते हैं एंजल इन्वेस्टर की ओर कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। चलो, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं सर जिनमें एंजल लगी होती है, वो एंजल प्रिया अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये वो वाली एंजल नहीं, वो फेसबुक पे नजर आती है, ये अलग टाइप की एंजल है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, कौन सी एंजल है। सर आप भी कैसी बात करते हो, एंजल प्रिया, लव रुद्राक्ष, अरे भाई क्या करें, मजा आता है ऐसी बातें बोलने में। ये लोग करते भी तो हमें फेसबुक पे नाम एंजल प्रिया, वो एंजल है क्या, ठीक है। आओ, अगर कोई प्रिया देख रही हो तो भाई साहब ये मत समझना आपके लिए बोल रहा हूँ, जस्ट इन जनरल बात कर रहा हूँ। कभी कमेंट सेक्शन में बोल दो सर आप, हाउ डे यू टू कॉल मी एंजल प्रिया हाँ, इधर होते हैं भाई बच्चे, दिल पर ले लेते हैं। तुम यार, तुम दिल पर मत लिया करो यार। एंजल, अरे मैं एंजल प्रिया बोल रहा हूँ, एंजल इन्वेस्टर। सुनो, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, सुनना ध्यान से। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है, अब मेरा एक एग्जांपल सुनो। मैंने क्या किया, लेट सपोज कि यहां पर ये है हमारी सिमरन राजपूत, सिमरन राजपूत, और एक है पप्पन मोंडाल, ठीक है। ये 2 लोग हैं।
अब इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर इन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक जॉइंट प्लान बनाया। और वो जॉइंट प्लान पता है क्या था? इन्होंने कहा कि हम ना एक ऐसी कार बनाएंगे जिसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ, जो छत होती है ना कार की, उसके ऊपर क्या लगा हुआ, सोलर पैनल लगा हुआ। तो कार को आप कहीं भी धूप में खड़ा करोगे तो कार की जो सोलर पैनल है वो कार को चार्ज कर देगी, और जब शाम को आप घर जाओगे तो बिना पेट्रोल के आपकी जो कार है वो चल पड़ेगी, क्योंकि पूरे दिन वो चार्ज होती रही धूप के अंदर। और इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो धूप हमारे यूटिलाइज हो जाएगी, तो पेट्रोल के वैसे ही प्राइस इतने बढ़े हुए हैं, तो आपकी कार मुफ्त में आपको घर तक लेकर जाएगी, बल्कि उसका माइलेज उससे भी ज्यादा हो जाएगा। और इन्होंने ये प्लान किया, और इन्होंने एक गाड़ी के ऊपर ये सिलिकॉन प्लेट लगा के उसको देखा कि मतलब एक टेस्ट लिया, तो पता चला ये बिल्कुल कारगर साबित हो रही है। अब इन्होंने सोचा कि अब इस टेस्ट को हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, कॉपीराइट लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई और इस चीज को क्या कर ले, चुरा ले। हमें इसका पेटेंट राइट भी लेना पड़ेगा। फिर हमें एक कंपनी खोलकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस कंपनी का। और इसके बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और प्रोडक्शन के बाद हम इसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट वगैरह बनाएंगे। दोस्तों क्या लगता है, ये सारे काम बहुत आसान है क्या? अब सिमरन राजपूत और पवन मोंडाल जो है वो आईआईटीएंस थे, इनके पास दिमाग था बहुत अच्छा, तो इन्होंने कर लिया। लेकिन इनके पास ये कोई सीए थोड़ी है, मतलब ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं, साइंस साइड के हैं, इन्हें ज्यादा आइडिया नहीं कॉपीराइट वगैरह पेटेंट वगैरह कैसे, इसमें बड़ा पैसा खर्च होगा। सिमरन कह रही भाई मेरे पास तो दिमाग है, पैसा थोड़ी है। पवन भी कह रहे हैं हमें, मेरे पास दिमाग है, पैसा नहीं है। तो ऐसे में ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास दिमाग ना हो लेकिन पैसा बहुत हो। मैं इसको नाम दूंगा इन्वेस्टर। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जेब में पैसा तो बहुत है लेकिन इसके पास कोई आइडिया नहीं है, जबकि आइडिया इन दोनों के पास अच्छा खासा है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बोलते हैं कि हमने एक ऐसी कार बनाई। ये पूरा प्रोजेक्ट इसको क्या करते हैं, समझाते हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इसको समझाते हैं। इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ भाई ये पोटेंशियल, ध्यान देना, इनके प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल पावर है, ये फ्यूचर के अंदर ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। तो इन्वेस्टर ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें फंड्स की जरूरत है ना, ये लो, मैं तुम्हें अभी इनिशियल स्टेज पर 500 करोड़ रुपए दे रहा हूं और अपना काम स्टार्ट करो। लेकिन याद रखना 500 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके मालिक हो, मैं भी इसका मालिक बनूंगा। यानी कि अब इस कंपनी के मालिक कौन बन गए, एक तो सिमरन राजपूत, पवन मोंडल और ये इन्वेस्टर, तीनों मिलकर अब इस कंपनी को रनअप करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनेटली आपस में बांट लेंगे। तो जो ये इन्वेस्टर है, दिस इन्वेस्टर इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। इस इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर। यानी एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता बट पैसा होता है, और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है जिसके पास अच्छे अच्छे प्लान्स हो। तो उन प्लान्स से वो कैसे पैसा कमाएगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। बोलो समझ आई बात? इससे ज्यादा आसान शब्दों में आपको नहीं समझा सकता था, ठीक है। पढ़ो, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये एक ऐसी नई टर्म है जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस की थी यूनियन बजट 2013-14 के अंदर। मतलब इससे पहले इस टर्म को कभी यूज नहीं किया गया। इसको सेबी ने अनाउंस किया और कहा कि एक एंजल इन्वेस्टर नाम का प्रोविजन आएगा जो कि क्या करेगा। एंजल इन्वेस्टर एक ऐसे इन्वेस्टर होगा जो कि फाइनेंशियल बैकिंग, फाइनेंशियल मतलब पैसों में फाइनेंशियल बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर को जो कि अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं। अभी स्टार्टअप स्टेज पर है, मतलब अभी वो कंपनी बनी नहीं है बट हाँ बनने वाली है जब उनके पास पैसा होगा। तो एक बात तो सिमरन राजपूत और पवन मोंडाल के द्वारा जो ये कंपनी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा था, क्या कंपनी बन गई थी? नहीं, अभी तो सिर्फ प्लान बना था कंपनी में होगा क्या। बट इनके पास पैसों की कमी थी, इनके स्टार्टअप के पास पैसों की कमी थी, आइडियाज तो बहुत अच्छे थे इनके पास। तो ऐसे में एक व्यक्ति आता है जो कहता है कि आपके उन आइडियाज को पैसों देने की जो हवा है वो मैं आपको दूंगा ताकि आप ऊंची उड़ान उड़ पाओ और मेरे साथ उड़ो, मैं भी उड़ूंगा साथ में। उस व्यक्ति को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल प्रिया नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि एंजल ले चलूं तुझे तारों के शहर में, ये दुनिया हमें प्यार ना करने दे, वो वाला गाना नहीं है भाई, ठीक है। ये एंजल अलग टाइप की एंजल है, ठीक है। तो ये एंजल पैसा लूटती नहीं है, पैसा देती है। अब इधर, अब यहाँ क्या लिखा, जो कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है वन टाइम इंजेक्शन। वन टाइम इंजेक्शन मतलब है एक बारी में पूरा पैसा वो आपको दे देगी, ऐसा नहीं इंस्टॉलमेंट में देगी, एक बारी में पूरा पैसा आपको दे देगी और आपको जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है उन सबको रिमूव कर देगी ताकि आप अपने उस बिजनेस से खूब सारा काम कर पाओ। सर एक बात बताओ, जो ये एंजल इन्वेस्टर है ये काम तो हम बैंक के साथ भी कर सकते हैं, हम बैंक को अपना प्लान बताएं, बैंक पैसा लगाए। भाई साहब बैंक पैसा कभी नहीं लगाती है, बैंक को पता है कि अगर हम पैसा लगाएं कल को डूब गया तो ये तो जनता का पैसा है ना, तो जनता का पैसा डूब जाएगा। हाँ, बैंक के बिहाफ पे अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाना चाहे मोस्ट वेलकम है। बैंक इस बात को एक कंपनी को बताए और वो कंपनी पैसा लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन बैंक पैसा कभी नहीं लगाती। उस बैंक को पता है ना उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, वो डिपॉजिटर का पैसा है। कल को अगर ये प्लान चौपट हो गया तो क्या होगा, फिर लोगों तो पैसा मारा जाएगा, जबकि बैंक डूबी भी नहीं है। तो बैंक की गलत निर्णय की वजह से डूब सकती है, इस वजह से बैंक कभी पैसे नहीं लेती है। बैंक क्या करती है, एक कंपनी अपॉइंट कर देती है, वो कंपनी क्या करती है, पैसा लगाती है और उस कंपनी को फिर हम क्या बोल देते हैं, एंजल इन्वेस्टर बोल देते हैं। बोलो यहाँ तक की चीज समझ आई?
कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। मुझे लगता है अभी 2 टॉपिक में और अभी नहीं कर रहा हूँ, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, उसको अब नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये बताओ आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर का आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, तो इसको हम टिक कर दें फिर। तो आपको आज मैंने एंजल इन्वेस्टर और फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत डिटेल में सारी चीजें कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है अगर ये लेना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों साथ के साथ ना हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी देख लिया करो, क्योंकि यही सारी चीजें मैं करंट अफेयर से रिलेट करता हूँ, और वो हमारा चैनल है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, उस पर सब्सक्राइब कर लेना, वहां आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।